15 साल पहले वेस्ट बंगाल में एक रिलीजन बेस्ड स्कीम स्टार्ट की गई थी, इमाम ऑनरेरियम स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको हर महीने सैलरी देने का प्रोविजन किया गया। और बीजेपी गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा इशू बन गया और यहाँ तक कि इस इशू को कोलकाता हाई कोर्ट तक भी ले जाया गया। इन सभी सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि उस टाइम की जो करंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी उस पे प्रेशर आता है और वो इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड करती है दूसरे रिलीजन्स तक। मतलब जो मंदिर के पुरोहित थे ना उन तक भी एक्सटेंड करती है इस स्कीम को। लेकिन अब करंट सिचुएशन ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है अभी और उसकी वजह से वहां पे एक बड़ा काफी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है। बीजेपी वेस्ट बंगाल की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को एंड करने का डिसीजन दिया गया है। वेस्ट बंगाल की शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ये स्टेट फंडेड ऑनरेरियम होता है इमाम्स के लिए, टेम्पल में जो प्रीस्ट होते हैं उनके लिए, वो एक सिंबॉलिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन सब चीजों को खत्म करने का डिसीजन दिया है। ये सारी चीजें एक वेलफेयर पेमेंट है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाती है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम कुछ एक अलग चीज हो जाती है और यहाँ पे ये स्कीम रिलेट करती है कई सारी चीजों से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को इफेक्ट करती है, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स चलाते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, तो ये इस स्कीम पे क्रिटिसिज्म आता है। इस स्कीम को एक इलेक्शन स्ट्रेटजी बताया जाता है और बाकी कई सारी चीजें हैं जिससे इस स्कीम को रिलेट किया जा रहा है। हम इस स्कीम में बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं इमाम, तो इमाम क्या होता है? इमाम बेसिकली मस्जिदों में अपॉइंट होते हैं और प्रेयर्स को लीड करते हैं। जो इस्लाम की थियोलॉजी होती है उसको टीच कराते हैं और कम्युनिटी के लिए एक एडवाइजर की तरह काम करते हैं। और जो ये मुइज़्ज़ीन है ये इन इमाम्स के अंडर में काम करते हैं। और इस स्कीम के पीछे लॉजिक ये दिया गया कि जो ये इमाम्स होते हैं वो इकोनॉमिकली काफी गरीब होते हैं, वीक होते हैं, स्टेबल इनकी कोई भी स्टेबल सैलरीज नहीं होती है और स्टेट गवर्नमेंट की ये ओब्लिगेशन बन जाती है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो भी सोसाइटी के अंदर उनको हेल्प करना चाहिए। बट यहाँ पे इशू के क्या है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बनी है? यहाँ पे मेन इशू ये है कि जो पब्लिक मनी है उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ऑफिशियल्स को फंड करने के लिए यूज किया जा रहा है और जो इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म को माना जाता है तो उसके प्रिंसिपल्स को का यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। और दूसरा ये माना जा रहा है कि इस स्कीम के थ्रू माइनॉरिटी अपीजमेंट की कोशिश करी जा रही है और टैक्स पेयर्स हैं उनकी मनी को किसी स्पेसिफिक रिलीजन है उसके बेनिफिट के लिए यूज किया जा रहा है। इससे ओवरऑल यूं देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो डायरेक्टली इस इशू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 जिसके अंदर बात करी गई इक्वालिटी की। तो फिर हम इनको दो पार्ट्स में देखेंगे, एक तो यूं देखेंगे कि इस स्कीम के क्रिटिक्स क्या कहते हैं और इस स्कीम के सपोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स हैं। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 तो बात करता है इक्वालिटी की, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे फोकस करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना जो इमाम है उनको मंथली सैलरी मिलेगी तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेशन है इसका। बट जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी वेलफेयर के लिए ये स्कीम चलाई गई है। सेकंड प्रोविजन जो किससे रिलेटेड है वो है आर्टिकल 15 जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रलिटी की बात करता है। बट इसके जो भी क्रिटिक्स हैं स्कीम के वो कहते हैं कि आर्टिकल 15 तो न्यूट्रलिटी की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ रिलीजन स्पेसिफिक ये स्कीम है तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी तो आई नहीं। बट जो आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में है वो बोल रहे हैं कि ये एक सोशो इकोनॉमिक नीड है, उसी के बेस पे स्कीम को लेके आया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल जो कि सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है इस स्कीम के लिए तो वो है आर्टिकल 15 25 और आर्टिकल 27।
आर्टिकल 27 के अंदर ये प्रोविजन है कि नो टैक्स शैल प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि जो भी टैक्स पेयर की मनी है, मतलब स्टेट टैक्स पेयर की मनी का यूज नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बेनिफिट के लिए। तो फिर क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट इमाम को पैसा देके डायरेक्टली क्या कर रहा है कि जो भी स्टेट फंड है या पब्लिक मनी है उसका यूज कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि ये पेमेंट वेलफेयर सपोर्ट के लिए की गई है, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन मतलब इस्लाम के प्रमोशन के लिए की गई है। और जब ये इशू जाता है कोलकाता हाई कोर्ट में, तो वहां पे भी क्या होता है, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस चीज को क्वेश्चन करा कि क्या पब्लिक मनी को डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर रीजन फंक्शनरीज को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्या ये स्कीम सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका वोलेशन तो नहीं कर रही है। और अल्टीमेटली कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी है उसको वोलेट कर रही है। और इन सब के चलते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या करा, इसकी जो भी स्ट्रक्चर है उसी को चेंज कर दिया, जहां पे वो डायरेक्टली इमाम के लिए की सैलरी के लिए पैसा दे रही थी, उस पैसे को वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उनको देने लगी। तो बात तो वही है ना कि इनडायरेक्टली उन इमाम की सैलरी के लिए ही पैसा जा रहा है। और सेक्युलरिज्म प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्टेट जो भी अपनी वेलफेयर स्कीम्स चलाए वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे ना चलाए, वो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पे होनी चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म फॉलो करा जाता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि स्टेट के लिए जितने भी कंट्री के अंदर रिलीजन्स हैं वो सब इक्वल पोजीशन इक्वल स्टेटस होल्ड करते हैं। बट जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसके अंदर ये होता है कि स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं।